हेलो क्लास, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम अपने द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के आगे के प्रोविजंस के बारे में जानेंगे। तो इसके पहले मैंने 6 क्लास यानी अभी तक 6 पार्ट इससे कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने वारंट तक कंप्लीट कर लिया है। तो आई सजेस्ट यू कि आप उसको जाके पहले कवर कर लें ताकि आपको ये वाली क्लासेस ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, क्योंकि आगे का पोर्शन काफ़ी कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसको जाके कवर कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने BNS और BSc दोनों की क्लासेस मैंने कंप्लीट कर ली है। तो जिसको पढ़ना है या जिसको ज़रूरत है, जिसको पेयर ऐड के हिसाब से समझना है कि कौन से पेयर ऐड कैसे पढ़ा जाता है और कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं जिसको हम याद रख सकते हैं, क्या मतलब कहाँ पे उसको हम टिक कर सकते हैं, या मतलब कुछ भी जो लिखने का तरीका होता है हमारे पेयर ऐड में, वो आई होप कि आपको समझ में आएगा और आपको क्लासेस भी अच्छी लगेंगी। तो इसके पहले क्लास स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए कि हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है क्या। तो इसके पहले आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं जल्द से जल्द और ज़्यादा क्लासेस लेकर आऊँ और ज़्यादा सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर आऊँ ऑन द होल बेयर एक्ट प्रोविजंस। तो आप प्लीज़ इसको ढेर सारा प्यार दीजिए और थैंक यू फॉर कमिंग हियर। तो अब हम जल्दी से अपना स्टार्ट करते हैं हमारा BNSS आगे के प्रोविजंस के बारे में। तो हमने अभी तक हमारे सेक्शन 83 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हमको सेक्शन 84 से स्टार्ट करना है। तो इसके पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है क्या? तो हम सब जानते हैं कि सन 2024 यानी अभी एक साल पहले हमारे क्रिमिनल लॉज में बहुत बड़ा एक चेंज किया गया, जिसमें हमारा CRPC, IPC और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिपील कर उसकी जगह पे लाया गया है हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता, और तीसरा क्या है हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको कि CRPC को रिपील करके इसको लाया गया है। तो वो सारे जो लॉज थे वो बहुत ज़्यादा पुराने थे, है ना। वो हम जानते हैं 90s के थे, कुछ 80s के थे, जैसे 1872 का था और 1860 था हमारा IPC। तो बहुत ज़्यादा पुराना होने की वजह से आज की सोसाइटी में वो चीज़ें एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। जैसे आज हम इलेक्ट्रॉनिक देख रहे हैं, टेक्नोलॉजीज देख रहे हैं, तो वो चीज़ें हमारे IPC में बहुत ज़्यादा कम थी। प्रोसीडिंग्स में भी बहुत ज़्यादा, जैसे हमको कभी कभी DNA को लेके आर्ग्यूमेंट करना पड़ता था, तो कभी कभी हमको ये जानना पड़ता था कि भाई जो ईमेल में मैसेज आया है या मोबाइल व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया है, क्या वो एज एन एविडेंस यूज़ हो सकता है, प्रोसीडिंग्स यहाँ पे क्या हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें जो थी हमारे पुराने लॉ में नहीं था, जिससे हमको काफ़ी हार्डल करना पड़ रहा था और कोर्ट ऑफ लॉ को भी इससे काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो इन सब को देखते हुए ही हमारा जो हमारे मतलब प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उन्होंने ऐसा किया कि पूरे लॉ ही चेंज कर दिए। फिलहाल चेंज ही क्या किया है, सेम टू सेम वही है, बस इसमें कुछ ऐड किया गया है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि यूज़ में नहीं थी, ठीक है। काफ़ी सालों से वो यूज़ में नहीं आई थी, तो उनको क्या किया गया है, उन प्रोविजंस को हटा दिया गया है। तो इसमें अगर हमको ध्यान देने वाली बात है तो सेक्शंस वो CRPC और हमारे BNSS में काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो हमें सेक्शंस याद रखना पड़ेगा। वो हम बार बार रिवाइज करके उसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें ऐड हुई हैं उसको मैं आपको बताती हुई चलूँगी, उस पर मेन फोकस करिएगा और उसको अच्छे से बढ़िया अपना मतलब हाईलाइट वगैरह कर लीजिएगा। बार बार पढ़ने से वो भी याद हो जाएगा। इसके अलावा सारी चीज़ें वही पुरानी हैं जो कि हमने पहले पढ़ रखी है। तो इस सबको देखते हुए हमारा जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, या बोले तो जो हमारे तीनों जो क्रिमिनल लॉज हैं, उनका जो इन्फोर्समेंट डेट है वो कब है हमारा 1 जुलाई 2024, यानी 2024 1 जुलाई को पूरे इंडिया में इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, मतलब हर जगह पे ये एप्लीकेबल हो चुका है। तो और उसके अलावा आने वाले एग्ज़ाम्स में, जुडिशरी एग्ज़ाम्स में सारे हम देख ही रहे हैं कि अब जो एग्ज़ाम्स में जो नोटिफिकेशंस आ रही हैं उसमें हमारे पुराने लॉज और नए लॉज दोनों आ रहे हैं, तो हमको दोनों ही पढ़ना पड़ेगा। यानी हमको पुराना भी नहीं छोड़ना है और हमें जो ये हमारा नया है इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पुराना क्यों नहीं छोड़ना है। तो हमारे जो लॉज होंगे ये मतलब ये जो लॉ है हमारा, ये प्रोस्पेक्टिव है। यानी प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि 2024 1 जुलाई 2024 के बाद जो केसेस आए होंगे सिर्फ उन्हीं पर ये हमारा तीनों न्यू क्रिमिनल लॉज लागू होगा, एप्लीकेबल होगा। लेकिन अब उसका क्या करेंगे, मान लो भाई 1 अप्रैल
2024 था या फिर 2023 का केस है, या फिर वो केसेस चले आ रहे हैं, मान लो वो 2018 के केस है, 2012 के केस है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, तो ऐसे केस में हमारा CRPC, CIPC और इंडियन एविडेंस एक्ट ही लागू होगा। यानी जो पुराने केसेस हैं उसमें आज भी पुराना लॉ ही चल रहा है, और ये जो हमारा नया लॉ है ये हमारा प्रोस्पेक्टिव नेचर का है। इसका मतलब कि 1 जुलाई 2024 के बाद जो भी केसेस हमारे FIRs दर्ज हुए हैं या कॉग्निजेंस इसमें भी लिया गया है, तो उन सब में हमारा ये नया लॉ लगेगा। उसके लिए हमको पुराने में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स वाई अब हम जानते हैं भाई बहुत पुराने केसेस चलते हैं, तो इसलिए हमको नया और पुराना दोनों ही याद होना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि हमको दोनों लॉ क्यों पढ़ना पड़ रहा है। तो अब देर न करते हुए अपना आज का प्रोविजंस यानी आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, और कोशिश करते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव जो कीवर्ड्स होंगे और जो इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ उसको बताते हुए चलेंगे। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था समन क्या होता है और वारंट क्या होता है। तो एक छोटा सा परिव्यू हो जाए कि जो हमारा समन होता है वो एक नोटिस होता है जो कि बाय द कोर्ट ऑफ लॉ इशू किया जाता है उस पर्सन को जिस पर्सन को कोर्ट ऑफ लॉ में बुलाया जाना है, यानी जिसको अपेयर करने के लिए कॉल करना है, उसके लिए कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो एक नोटिस इशू करेगी कि आप मतलब एज अ विटनेस हो गया या एज अ अक्यूज्ड हो गया ऐसा मतलब कोई भी पर्सन हो गया कि आप आइए कोर्ट ऑफ लॉ में, आपकी ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समन। अब भाई जहाँ समन से बात नहीं बनती है वहाँ पे क्या काम आता है, वहाँ आता है वारंट। कि आपके पास एक समन गया, 2 समन गया, आपको कोर्ट बार बार बुला रही है समन के द्वारा कि आप आइए आइए, लेकिन भाई आप आ ही नहीं रहे हो, छुप रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट फिर क्या करती है, वो वारंट इशू कर देती है। यानी अब आपको पुलिस ऑफिसर ज़बरदस्ती पकड़ के लाएंगे कोर्ट में। अब जो वारंट होता है वो या तो पुलिस ऑफिसर मतलब मेनली जो होता है वो पुलिस ऑफिसर को ही डायरेक्ट किया जाता है, लेकिन इसके अलावा अगर मान लो एट द टाइम पुलिस ऑफिसर अगर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो उसके अलावा यहाँ पे किसी अदर पर्सन को भी डायरेक्ट किया जा सकता है वारंट, और इसके अलावा कोई भी पब्लिक सर्वेंट हुआ उनको भी डायरेक्ट किया जा सकता है। बस यही चीज़ की इशू कौन करता है, तो वारंट भी हमेशा जो कोर्ट होती है यानी जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो ही इशू करते हैं। पुलिस ऑफिसर खुद से वारंट नहीं इशू कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा छोटा सा इंट्रो, मतलब डिफरेंस दोनों में कि समन और वारंट में क्या होता है। किसी भी पर्सन को कोर्ट में बुलाने के लिए, यानी किसी भी पर्सन को कोर्ट में बुलाने के लिए 2 ही मेन है, समन और वारंट। ये हमारे इंटरव्यू में कभी कभी पूछा जाता है। तो इसके अलावा और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर आपको वो जानना है तो आपको पुरानी क्लासेस देख लेनी चाहिए। ठीक, फिर आते हैं हम सेक्शन नंबर 84 जो आज का टॉपिक है। तो ये टॉपिक है प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट। तो प्रोक्लेमेशन मतलब होता है उद्घोषणा करना। तो अगर हम एक सिंपल मीनिंग में इसको समझें कि इसका मतलब क्या होता है, तो देखो बहुत से ऐसे पर्सन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम करके या बहुत ज़्यादा करप्टिव क्राइम करके वो भाग जाते हैं, है ना, छुपते हैं। मतलब वो चाहते ही नहीं है कि वो पुलिस ऑफिसर के पकड़ में आए या कोर्ट ऑफ लॉ में उनको लाया जाए। तो ऐसे जो मतलब क्रिमिनल्स होते हैं, ऐसे जो एक्यूज होते हैं, उनको बुलाने के लिए सबसे पहले तो समन जाता है। अब समन से काम नहीं बना तो वारंट जाएगा। अब वारंट से भी काम नहीं बना, पता लग रहा है कि वो छुपते हुए फिर रहा है, उसको पुलिस ऑफिसर भी नहीं ढूंढ पा रही है। तो भाई ऐसा तो नहीं है ना कि पुलिस ऑफिसर हर किसी के घर में घुस के ढूंढेगी, बिल्कुल नहीं है। तो फिर ऐसे कंडीशन में कोर्ट क्या करे कि उस पर्सन को कोर्ट में लाया जा सके। तो जो तीसरा पैंतरा होता है वो होता है हमारा प्रोक्लेमेशन, यानी प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। तो एब्सकॉन्डिंग का मतलब जो भाग गया है, यानी जो भागा हुआ पर्सन है, जो भगौड़ा है एक तरफ से अगर उसको हम बोलना चाहें, तो उस पर्सन को कोर्ट में लाने के लिए एक प्रोक्लेमेशन जो है इशू करेगी कोर्ट। ठीक है, एक आपने देखा होगा कई बार कि मार्केट्स में या कहीं भी ऐसी जगह पे जहाँ बहुत सारी पब्लिक हो, वहाँ पे एक वांटेड करके लिखा होता है। उसमें क्या कहते हैं, जिस पर्सन को कोर्ट के सामने लाना है या जिसको अरेस्ट करना है उसकी फ़ोटो लगी होती है, उसका स्केच लगा होता है और नीचे लिखा होता है वांटेड। आप इनको पकड़ के लाओ, आपको 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। तो ये सब क्या है, ये सब यही है, प्रोक्लेमेशन ही है। ठीक है, मतलब इसको द्वारा जो पब्लिक होती है उसको ये नोटिफाई किया जाता है, प्लस पुलिस ऑफिसर तो उसमें रहते ही हैं, कि इस पर्सन को जहाँ भी देखो, कोई भी देखो, ठीक है, आप अगर पब्लिक हो तो आप इन्फॉर्म कर दो पुलिस ऑफिसर को। अगर आप पुलिस ऑफिसर हो तो भाई आप तो अरेस्ट ही कर सकते हो। तो प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है उद्घोषणा करना कि ये इंसान भगौड़ा हो गया है, इसको जहाँ पकड़ो
ले आओ कोर्ट में, कैसे भी ले आओ, ठीक है। तो वो चीज़ें हमारे सेक्शन 84 में आती है। तो 84 का मेन जो मकसद है, जो मीनिंग है, वो यही है, इफ़ एनी कोर्ट हैज़ रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन अगेंस्ट हुम अ वारंट हैज़ बीन इशूड, ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया कि उनके खिलाफ वारंट इशू हो चुका है, लेकिन वो एब्सकॉन्डेड है, यानी वो भागे हुए हैं या अवॉइड कर रहे हैं, या कंसीलिंग हिमसेल्फ, या अपने आप को छुपा रहे हैं कि किसी भी पुलिस ऑफिसर के या किसी भी ऐसे पर्सन के हाथ में ना लगे जो कि इनको कोर्ट तक ले जाए। तो ऐसे कंडीशन में क्या कहा जाएगा कि जो वो कोर्ट होती है मे पब्लिश अ रिटन प्रोक्लेमेशन रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर एट अ स्पेसिफाइड प्लेस एंड अ स्पेसिफाइड टाइम नॉट लेस देन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग सच प्रोक्लेमेशन। तो अब ऐसा वांटेड करके लिख दिया गया है, ठीक है। तो पहली बात तो वो पब्लिक और पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी हो जाती है कि अगर आप उसको देख रहे हो तो उसको कोर्ट में लाओ। पर अगर मान लो वो फोटो खुद ही इंसान अपना देख लेता है कि अरे मेरे खिलाफ तो भाई प्रोक्लेमेशन जारी हो गया है, मेरे खिलाफ यहाँ पे वांटेड लग गया है, मुझे मतलब 7 मुल्क की पुलिस ढूंढ रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो उस पर्सन जो अक्यूज्ड है, जो भागा हुआ है यहाँ पे, उसको यहाँ पे 30 दिन का टाइम दिया जाता है। तो ये जो यहाँ पे टाइम पीरियड है, इसे आप मतलब अच्छे से हाईलाइट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो मतलब आपको 30 दिन के अंदर कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट होना है। खुद हो जाइए, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको ज़बरदस्ती लाया जाएगा। तो वही चीज़ है कि प्रोक्लेमेशन कितने दिन तक दिया जाता है, 30 दिन तक आप खुद को सरेंडर करिए कोर्ट ऑफ लॉ के सामने। ये हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद द प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश्ड, तो सेकंड में यही बताया गया है कि जो उद्घोषणा होगी वो पब्लिश कैसे की जाएगी, कहाँ की जाएगी। तो इट शैल बी पब्लिकली रीड, यानी पब्लिकली रीड किया जाएगा, है ना। जहाँ पे बहुत सारी कोई मार्केट है या कोई गेट टुगेदर हो रहा है, मतलब सोसाइटी है, तो वहाँ पे पब्लिकली बोला जाएगा। वो जो होता नहीं है कि उससे बोलते हैं माइक वगैरह से कि फला फला इंसान है, ये कहते हैं इनका एड्रेस है और ये इन्होंने क्राइम किया है, तो अगर आप कहीं हैं तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में आ जाइए, या आपको कहीं दिखते हैं तो आप इन्फॉर्म करिए। तो इस टाइप के जो होते हैं वो पब्लिकली रीड किए जाते हैं, कहाँ पे, जहाँ पे वो पर्सन रह रहा है, या किसी ऐसे कॉन्स्पिशियस प्लेस पे जहाँ पे उस पर्सन को ये सुनाई दे, ठीक है। मतलब एक तरफ से उसको पता चल जाए कि मेरे खिलाफ यहाँ पे प्रोक्लेमेशन जारी हो गया है। तो ये हो गया दूसरे में। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है, वही चीज़ की जो ये जो रिटर्न प्रोक्लेमेशन जारी किया गया है उसको चिपका उपका दिया जाएगा, वही जो मैंने आपको बताया, न्यूज़पेपर में निकाल दिया जाएगा, है ना, ऐसा वांटेड करके। तो ये हो गया सेक्शन। अब 4 यहाँ पे ये न्यू ऐड हुआ है, यहाँ पे पहले नहीं था, तो इसको ज़्यादा आप इसको मार्क कर लीजिएगा। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि वेयर अ प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड अंडर सेक्शन 1 इन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस विच इज मेड पनिशेबल विद 10 years और मोर और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विथ डेथ। यानी यहाँ पे बोल रहा है कि उस एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ यहाँ पे प्रोक्लेमेशन जारी कर दिया गया है जो कि ऐसा अपराधी है, यानी जो कि ऐसा क्राइम करके भागा हुआ है जिसकी सजा या तो डेथ है, अब डेथ से मतलब कम क्या ही होगा, तो वही चीज़ कि 10 या 10 साल से ज़्यादा या उम्र कैद या फिर डेथ, अगर ऐसा कुछ उन्होंने करके भागा है, फॉर एग्जांपल मर्डर ही करके अगर उन्होंने कहीं अपने आप को छुपा लिया है, बहुत बड़ी डकैती वगैरह यहाँ पे करके उन्होंने छिपा लिया है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या कहते हैं, पहली बात तो उनको प्रोक्लेम किया जाएगा, पर्सन फेल्स टू अपीयर एट अ स्पेसिफाइड प्लेस एंड टाइम, द कोर्ट में आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी प्रोनाउंस हिम अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एंड मेक अ डिक्लेरेशन ऑफ दैट इफेक्ट। तो अगर वो 30 दिन के अंदर वो जो पर्सन है 30 दिन के अंदर अगर वो कोर्ट में अपने आप को अपीयर नहीं करते हैं, तो यहाँ पे जो कोर्ट है वो पहले इंक्वायरी करेगी कि वो अपीयर क्यों नहीं कर रहे हैं, किसका लैक है यहाँ पे। उसके बाद वो प्रोनाउंस कर देगी कि जो ये ऑफेंडर है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, यानी वो एक भागे हुए ऑफेंडर है। और वही चीज़ कि फिर मतलब जहाँ दिखे पकड़ लो, वही चीज़ यहाँ पे मतलब उनको डिक्लेयर कर दिया जाएगा एक तरफ से। तो ये हो गया सेक्शन हमारा 84। अब 85 यहाँ पे बात करता है कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन अब्सकॉन्डिंग। तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या देखा सेक्शन 84 में कि प्रोक्लेमेशन क्या होता है, ठीक है। 30 डे का उसको एक टाइम दिया हुआ है
स्पेसिफाइड टाइम बताया गया है, प्लेस बताया गया है कि आप 30 दिन के अंदर अपने आप को सरेंडर करो। अब यहाँ पे वो बंदा 30 दिन के अंदर सरेंडर ही नहीं कर रहा है, वो भागा ही हुआ है, या मान लो किसी बाई चांस की उसके काम तक खबर ही नहीं गई है, कोर्ट मेरे खिलाफ यहाँ पे 30 दिन का ऑर्डर दिया हुआ है ना, मतलब उसको पता ही नहीं है। मान लो वो आउट ऑफ कंट्री है, कंट्री के बाहर है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है इंडिया में। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे क्या किया जाएगा कि इतना बड़ा अगर इसमें ना देखें तो सीधा सीधा सा है कि चाहे उस पर्सन की मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, कैसी भी प्रॉपर्टी हो, उसको कोर्ट ऑफ लॉ अटैच कर लेगी जो उससे बिलोंग करती हो। अब भाई कोई भी इंसान है तो जाहिर सी बात है वो अपनी कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी उसके पास होगी ना। अब चाहे वो कोई लैंड हो, चाहे कोई गाड़ी हो, है ना, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी जो कि उससे रिलेटेड है, अगर आप 30 दिन के अंदर नहीं आते हैं तो वो चीज़ें जो है जब्त कर ली जाएगी बाय द कोर्ट, यानी कोर्ट उनको अटैच कर लेगी। फिर इसके अलावा यहाँ पे बताया ही गया है, ये सब उतना खास नहीं है, इसमें यही बताया गया है कि अगर मान लो कोई अटैच डेट है और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका बाय सीजर, बाय अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। तो रिसीवर किसके लिए अपॉइंट होता है, हम जानते हैं कि कोई जो प्रॉपर्टी होता है उसका देखभाल करने के लिए यहाँ पे रिसीवर को क्या कहते हैं, अपॉइंट किया जाता है। और सी होता है बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी प्रोक्लेम, मतलब यहाँ पे रिटर्न एक वहाँ पे नोटिस वगैरह दी जाएगी। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको ऊपर से देखिएगा, इसका जो की वर्ड है वही है कि अटैच कर लिया जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 86 में। तो 86 यहाँ पे बात करता है आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो सबसे पहली बात तो ये एक न्यूली एडेड प्रोविज़न है, ये हमारा CRPC में नहीं था, हमारा BNSS में इसको नया ऐड किया गया है। तो अब नया है तो इम्पॉर्टेंट है ना। तो इसको समझते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो अभी तक हमने देखा अटैचमेंट, ठीक है, 30 दिन के बाद अगर 30 दिन के अंदर अगर नहीं आता वो पर्सन तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी। अब यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा है, जिसको हम फॉर्मल लैंग्वेज में TIP बोलते हैं, ठीक है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड बोलते हैं। तो यहाँ पे द कोर्ट में ऑन द रिटर्न रिक्वेस्ट फ्रॉम अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट यानी SP और कमिश्नर ऑफ पुलिस initiate a process of requesting assistance from a court or an authority in the contracting state for identification, attachment, forfeiture of property belonging to a proclaimed offender। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि जो कोर्ट होगी वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगी, अटैच करेगी, फॉरफिट करेगी उस प्रॉपर्टी को जो कि उस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर से बिलोंग करती होगी। लेकिन ये सब किया क्यों कब जाएगा भाई? अब ऐसा कोर्ट तो ऐसा नहीं है ना, कोर्ट के पास बहुत सारे मामले आ रहे हैं, अब वो ऐसा तो नहीं याद रख सकते कि हाँ इस पर्सन का 23 दिन बीत चुका है, ऐसा तो नहीं है। तो ये जो सारे जो अटैचमेंट वाले जो प्रोसीजर होंगे, जो आइडेंटिफिकेशन होगा, ये क्यों मतलब कब इनिशिएट होगा? जब जो पुलिस ऑफिसर है वो रिटर्न रिक्वेस्ट करेगी कोर्ट को, ठीक है। अब वो जो पुलिस ऑफिसर होगी वो या तो SP है, यानी या तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा या कमिश्नर ऑफ पुलिस होगा। ये दोनों जब रिटर्न रिक्वेस्ट में कोर्ट ऑफ लॉ को बोलेंगे कि जिस पर्सन को आपने यहाँ पे प्रोक्लेमेशन इशू किया था, जिसको आपने 30 दिन का समय दिया था, वो यहाँ पे नहीं आया है, तो ऐसी कंडीशन में ये इनकी प्रॉपर्टी है, चाहे ये मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, आप इनको आइडेंटिफाई करो, यानी ये इन्हीं की है या किसी और की है। भाई ऐसा तो नहीं है ना कि आप जो अक्यूज्ड ऑफिसर है, अक्यूज्ड जो पर्सन है, जो भागा हुआ पर्सन, उसकी प्रॉपर्टी छोड़ के उनके चाचा की प्रॉपर्टी यहाँ पे अटैच कर ले रहे हो। तो चाचा और भतीजे में भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो जिसकी प्रॉपर्टी यानी जो अक्यूज्ड है उसी की प्रॉपर्टी को यहाँ पे अटैच किया जाएगा। तो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, उसको अटैच करो, उसको फॉरफिट करो। तो ये सब चीज़ें किसके रिक्वेस्ट पे होगी? जो हमारे SP होंगे और कमिश्नर होंगे। तो ये अथॉरिटी के बेस पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको सेक्शन 86 के नाम से आप याद रख सकते हो। TIP यानी जो प्रॉपर्टी का जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होगा वो हमारा कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 86 में दिया हुआ है। अब 87 यहाँ बात करता है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट। अब देखो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने अटैच कर लिया उस पर्सन को, ठीक है, आफ्टर 30 डेज, यानी 30 दिन का टाइम पीरियड यहाँ कंप्लीट हुआ, वो पर्सन नहीं आया कोर्ट में और उनकी प्रॉपर्टी क्या हुई? जब्त कर ली गई बाय द कोर्ट।
अब भाई मान लो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि जब्त करते ही उसको बेच दिया जाएगा, है ना, या उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जब्त करने के बाद भी कुछ टाइम दिया जाता है उस पर्सन को कि अभी आपकी प्रॉपर्टी कोर्ट के मतलब पोजीशन में है, सेफ है। अगर आप चाहें, आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी छूट जाए, तो आप अभी भी आ सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में माफ़ी मांगने, यानी आप अभी भी अपीयर हो सकते हैं एक तरफ से। तो सेक्शन 87 उसी की बात कर रहा है कि इफ़ एनी क्लेम इज़ प्रिफर्ड ऑफ ऑब्जेक्शन, यानी अगर कोई भी ऐसा क्लेम है जो कि आपके अटैचमेंट जो कि हमने सेक्शन 85 और 86 में किया है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्शन है किसी भी पर्सन को है, तो वो क्या कर सकते हैं, 6 महीने के अंदर, यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है, 6 महीने के अंदर उनको क्या करना है, क्लेम करना है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। और ये किसके द्वारा किया जाएगा, एनी पर्सन अदर देन द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो ये एनी पर्सन याद रखिएगा कि यहाँ पे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के मतलब वो नहीं कर रहा है कि जो भागा हुआ है, वो क्यों करेगा भाई कि मेरी प्रॉपर्टी ऑब्जेक्शन करना है, क्यों करेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया कि भतीजा और चाचा, कि अगर भतीजे ने क्राइम करके भागा है तो उसकी प्रॉपर्टी के अलावा आपने अगर चाचा की ज़मीन को यहाँ पे कर लिया है, तो जो चाचा जी होंगे वो अपनी प्रॉपर्टी को छुड़ाने के लिए यहाँ पे 6 महीने के अंदर अंदर एक क्लेम यानी एक कंप्लेंट कोर्ट ऑफ लॉ में करेंगे कि भाई ना तो मैं क्रिमिनल हूँ और ना तो मेरी प्रॉपर्टी आप अटैच करिए, है ना। तो वही चीज़ें यहाँ पे सेक्शन 87 में बताई गई हैं। तो बस वही है, यहाँ पे 6 महीने आप याद रखिएगा कि 6 महीने के अंदर अंदर उनको क्या करना है, क्लेम करना है। अब इसके अलावा वहाँ पे इंक्वायरी होती है, वहाँ पे देखा जाता है कि अच्छा ये सही है नहीं है। तो अगर ऐसी कंडीशन में अगर मान लो उनको अगर अलाउ हो जाता है तो उनकी प्रॉपर्टी छूट जाएगी। अगर डिस अलाउ हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में विद इन अ ईयर यानी 1 साल के अंदर वो क्या कर सकते हैं, एक सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं बिफोर द कोर्ट कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है और इसको कोर्ट ऑफ लॉ ने इस केस के अंदर इसको अटैच कर रखा है, मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस चाहिए। पहले तो आप क्लेम करोगे सिंपली उस कोर्ट में जिस कोर्ट से प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है। अब मान लो कोर्ट ने अलाउ किया तो आपकी प्रॉपर्टी छूटेगी, ठीक है। लेकिन अगर कोर्ट ने डिस अलाउ कर दिया, उन्होंने इंक्वायरी में कुछ गड़बड़ पा गए या उनको नहीं सेटिस्फाई हुआ कि आप एक्यूज्ड से जुड़े हो या नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में 1 साल के अंदर अंदर आपको क्या करना है, एक सूट फाइल करना है। तो सूट के नाम से ही हम जान जाते हैं कि ये सीपीसी का काम है ना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि भाई अब मेरी प्रॉपर्टी हमको चाहिए। तो आप इसके लिए एक सूट इंस्टीट्यूट करोगे बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ कि मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस करें जो कि डिस्प्यूटेड है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 87। अब 88 बात करता है रिलीज, सेल एंड रेस्टोरेशन। तो सेक्शन 88 यहाँ पे हो रहा है कि अगर मान लो सही टाइम पे अगर आ गए जो हमारे भागे हुए जनाब हैं, मतलब जो हमारे भागे हुए एक्यूज्ड हैं, अगर मान लो वो सही टाइम पे आ गए तो वो प्रॉपर्टी रिलीज कर देंगे, है ना। सेल का मतलब है अगर वो टाइम पे नहीं आते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी सेल कर दी जाएगी। इसके अलावा रेस्टोरेशन का मतलब होता है कि मान लो यहाँ पे 2 साल तक का टाइम, अभी मैं आपको आगे दिखा दूंगी। सोल्ड यहाँ पे 6 महीने तक का टाइम दिया हुआ है, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि तुरंत खराब होने वाली होती है यानी पेरिशेबल होती हैं, तो उनको 6 महीने के अंदर अंदर अगर मान लो कोई भी ऐसा क्लेम नहीं आता है तो उनको बेच दिया जाता है ताकि प्रॉफिट मतलब ताकि लॉस ना हो, है ना। बेच तो भाई पैसे आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे 6 महीने तक का है सोल्ड के लिए। उसके अलावा रेस्टोरेशन के लिए यहाँ पे हमको 2 साल का टाइम पीरियड दिया हुआ है कि ये मान लो कोई प्रॉपर्टी है जिसको अटैच कर लिया गया है और उस अटैचमेंट के बाद 2 साल के अंदर अंदर अगर वो पर्सन जो कि एब्सकॉन्ड है, यानी जो कि एब्सकॉन्डेड है, जो कि भागा हुआ पर्सन है, जिसके खिलाफ यहाँ पे वारंट इशू किया गया था, वो कहीं से भूला भटका अगर 2 साल के अंदर आया और उसने कोर्ट ऑफ लॉ को ये सेटिस्फाई कर दिया कि भाई मैं आउट ऑफ कंट्री था, यानी मैं कंट्री के बाहर था, या मैं बहुत बीमार था, या मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं 2 साल से कोमा में था, मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अगर कोर्ट ऑफ लॉ को ऐसे यहाँ पे आपने सेटिस्फाई कर दिया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे कांड हुए थे इसलिए मैं यहाँ पे नहीं आ पाया, तो भाई आप मेरी जो प्रॉपर्टी को अटैच किए हो उसको छोड़ दो, यानी यहाँ पे उस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे रीस्टोर कर दिया जाएगा और उस पर्सन को यहाँ पे डिलीवर कर दिया जाएगा। उसके बाद उस पर जो केस वगैरह चलेगा वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी को छोड़ दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 88। अब 89 यहाँ बात करता है अपील फ्रॉम एन ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन। तो यहाँ पे अपील के बारे में बात की जा रही है
कि अगर मान लो जो इनका रेस्टोरेशन यानी जो 2 साल के अंदर यहाँ पे रेस्टोरेशन का एक एप्लीकेशन लगाया जाना है, अगर वो ऑर्डर ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो ऐसी कंडीशन में अपील कर सकते हो कहाँ पे, वहीं जो फर्स्ट मेंशन कोर्ट होगा। इसके अलावा अब सेक्शन 90 में आते हैं, तो यहाँ पे भी आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि इशू अ वारंट इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू समन, यानी जहाँ पे समन की ज़रूरत है वहाँ पे वारंट इशू करना। तो सेक्शन 90 यही बोल रहा है कि मान लो जहाँ पे मतलब सीधा सीधा दिख रहा है कि आप उस पर्सन को समन से बुला सकते हो, ठीक है, सीधा सिंपल सा है, भाई तुम आ जाओ, लेकिन अब सामने वाला आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे बोला जा रहा है कि समन के अलावा वारंट कब इशू किया जाएगा, वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो जैसे पहले में क्या है, ही इज़ अब्सकॉन्डेड, जब वो भाग जाए, यानी जब वो भाग जाएगा तो उसको समन मिलेगा कहाँ से, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे वारंट इशू कर दिया जाएगा। बी का मतलब है कि व्हेन ही फेल्स टू अपीयर, यानी उनको समन जो है वो भेजा गया लेकिन वो अपीयर करने से फेल कर गए, यानी वो अपीयर ही नहीं हुए कोर्ट ऑफ लॉ में, तो ऐसी कंडीशन में उनके ऊपर वारंट जारी कर दिया जाएगा। अब सेक्शन 80 इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट कैसे है, सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है कि समन के अलावा वारंट कब इशू किया जाएगा, तो यहाँ पे 2 बताए गए हैं। इसके अलावा ये इंडेक्स बेस पे भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। फिर आता है सेक्शन नंबर 91 जो बात करता है पावर टू टेक बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। तो यहाँ पे बॉन्ड और बेल बॉन्ड यहाँ पे अपीयर करने के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए वही है इशू और वारंट। अगर किसी खिलाफ अपीयर मतलब किसी खिलाफ अगर यहाँ पे जारी कर दिया गया है तो उनसे एक बॉन्ड और बेल बॉन्ड ले लिया जाएगा कि आप आओ, और अगर मान लो वो मतलब ठीक ठाक पाए गए तो उनको बेल पे छोड़ दिया जाएगा। ये चीज़ें हैं। सेक्शन 92, 93 नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, तो इसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो पूरा PNSS नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक एक सेक्शन यहाँ पे बैठ के रीड करवाऊंगी, तो इससे आपका भी टाइम लॉस होगा, मेरा भी टाइम लॉस होगा। तो यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो कीवर्ड है उसको ध्यान में रखेंगे, जो जो एकदम एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आई होप कि जो एकदम डीपली एकदम सिंपल वर्ड में जो मैं आपको समझा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि होल BNSS यानी होल लॉ के पीछे मत भागो, क्योंकि भाई बहुत बड़ा है ये, इतना आपको नहीं याद हो सकता है, चाहे आप इसको 50 बार इसको रिवाइज कर लो, है ना, बहुत ज़्यादा टफ है। तो वही चीज़ की जो नहीं याद करने लायक है उसको मत याद करो, जो एकदम से इम्पॉर्टेंट नहीं हो उसको मत याद करो। हमको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, PhD नहीं करनी है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे क्लासेस भी चलेंगी। और आई होप कि अगर आपको जुडिशरी क्लियर करना है तो आपको भी वैसे ही पढ़ना चाहिए। और फिलहाल इतना हम पढ़ ही ले रहे हैं कि जो नहीं पढ़ रहे हैं उसकी भी समझ हमको आ ही जाती है ना। फिर चलो फटाफट आते हैं चैप्टर नंबर 6 पे, सॉरी ये 7 है। तो चैप्टर नंबर 7 हमारा बात कर रहा है प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। अभी तक हमने क्या देखा, अपीयर करने के लिए, अभी तक हम ह्यूमन बींग को अपीयर करने की बात कर रहे थे। अभी तक हम एक इंसान को कोर्ट में कैसे लाया जाना है उसकी बात कर रहे थे, यानी समन से, वारंट से, प्रोक्लेमेशन से, अटैचमेंट से। ये सब चीज़ें कब अपनाई जाती हैं, जब एक ह्यूमन को लाना होता है। अब यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ थिंक की बात की जा रही है। अब थिंक में यहाँ पे क्या कहते हैं, एक तरफ से डॉक्यूमेंट आ जाता है। थिंक में यहाँ पे ह्यूमन बीइंग ही नहीं आता है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ जाता है कि मान लो कोई डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोर्ट में लाने के लिए, उसको कोर्ट में लाना है तो कैसे लाया जाएगा, तो वो चीज़ें हमारी सेक्शन 7 में बताई गई हैं, जो कि सेक्शन 94 से 110 तक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो पार्ट है वो बात करता है समन्स टू प्रोड्यूस। तो समन्स टू प्रोड्यूस 94 जो कि हमारा CRPC के 91 में था। आपको याद भी होगा कि सेक्शन 91 कभी क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स बेस पे हमारे प्री में आ ही जाता है। तो समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। तो यहाँ पे किसी डॉक्यूमेंट को या अदर थिंग को, अब अदर थिंग में क्या क्या आ सकता है वो हम आगे समझेंगे। अदर थिंग को यहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए समन भेजा जा रहा है। किसके द्वारा, समन किसके द्वारा भेजा जाता है, अभी हमने पढ़ा कि कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा समन यहाँ पे भेजा जाता है। तो फिर हम आते हैं सेक्शन नंबर 94 में। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हेन एवर एनी कोर्ट और एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो यहाँ पे 2 अथॉरिटी दी हुई है। देखो ये पूरा जो चैप्टर है, ये अगर आपको पूरा नहीं याद हो रहा है तो आप सिर्फ सेक्शन और उसमें जो अथॉरिटीज़ दी हुई हैं सिर्फ उनको याद करिए, इनफ है, उसी से आता है क्वेश्चन, और उसके अलावा कहीं से नहीं आता है। तो यहाँ पे 2 अथॉरिटी दी हुई है। पहला है एनी कोर्ट और एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, यानी जो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज होंगे वो कंसीडर दैट द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट
इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल वही मोबाइल, लैपटॉप वगैरह वगैरह, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस विच इज लाइकली टू कंटेन डिजिटल एविडेंस और अदर थिंग इज नेसेसरी और डिजायरेबल फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स अंडर दिस संहिता बाई और बिफोर द कोर्ट ऑफ और सच ऑफिसर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये दोनों जो अथॉरिटी हैं वो कंसीडर कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस को जो कि किसी भी एविडेंस से नाता रखती हो, रिलेशन रखती हो, ऐसे एविडेंस, ऐसे डॉक्यूमेंट को यहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए यानी उसको प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे समन इशू कर सकती है। और इसका जो पर्पस होगा वो पर्पस कौन सा होगा? इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, इंक्वायरी हो सकती है, ट्रायल हो सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन तो हमारा पुलिस ऑफिसर से रिलेटेड हो गया। इसके अलावा जो इंक्वायरी और ट्रायल है इन दोनों से हम रिलेट करेंगे कोर्ट ऑफ लॉ को। और अदर प्रोसीडिंग्स में बहुत सारे मतलब और बाकी जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो सारी आ जाती हैं। तो अब इन सबको प्रोड्यूस करने के लिए क्या करेंगे? द कोर्ट में इशू अ समन इन रिटन ऑर्डर ईदर इन फिजिकल फॉर्म और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, यानी जो कोर्ट होगा वो यहाँ पे समन इशू करेगा, एक रिटन ऑर्डर देगा। अब चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो यानी चाहे वो कॉपी पे एक नोट लिखा हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब वही चीज़ कि व्हाट्सएप से मैसेज कर दिया या फिर ईमेल से मैसेज कर दिया, ये सब। रिक्वायर्ड टू द पर्सन टू हुज पोजीशन और पावर सच डॉक्यूमेंट, यानी उस पर्सन को ये समन भेजा जाएगा जिसके पोजीशन में या जिसके पावर में वो डॉक्यूमेंट है। टू बी अटेंड एंड प्रोड्यूस इट, यानी कि आप कोर्ट में आइए और इस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करिए। सीधा सीधा सा मतलब ये होता है। अब उसका टाइम भी बता दिया जाएगा, प्लेस भी बता दिया जाएगा, है ना, और ये भी बता दिया जाएगा कि आपको ये समन दिया जा रहा है। तो इतना जो तोड़ मोड़ के लिखा हुआ है सब सीधा सीधा मतलब यही है कि जो कोर्ट है और जो पुलिस ऑफिसर स्टेशन के जो इंचार्ज हैं वो किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो कोई डिजिटल एविडेंस हो, चाहे वो कोई मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी ऐसा जिसमें एविडेंस मिल सकता हो, फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, किसी भी पर्पस के लिए या अदर प्रोसीडिंग्स पर्पस के लिए कोर्ट यहाँ पे इशू करेगी समन, उस पर्सन को करेगी जिस पर्सन के पोजीशन में ये सारी चीज़ें हैं, और उनको बोलेगी कि भाई आप आओ इस सामान को लेते हुए आओ कोर्ट में। ठीक है, मतलब अकेले मत आओ। आपको अगर कोई मोबाइल फ़ोन लाने के लिए समन भेजा जा रहा है तो ये इंश्योर करो कि आप उस मोबाइल फ़ोन को ही कोर्ट में लेकर आओ। ये चीज़ें हमारी सेक्शन 94 में बोली गई हैं। अब इसके अलावा इसके जो एक्सेप्शन है वो 129, 130 ऑफ BSA है, और कस्टडी ऑफ पोस्टल अथॉरिटी, यानी ऐसे लेटर्स, ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि पोस्टल अथॉरिटी के अंडर में है। तो अब उनके लिए तो आप किसी प्राइवेट पर्सन को नहीं बोल सकते हो ना कि किसी प्राइवेट पर्सन को बोल दिया कि आप जाओ पोस्टल अथॉरिटी से ये डॉक्यूमेंट लेकर आओ, नहीं, क्योंकि भाई हमारी पोस्टल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, तो ये कोर्ट के अंडर में आएगी। यानी कोर्ट को अगर बुलाना होगा तो ये इनको डायरेक्ट बुलाएगी, किसी प्राइवेट पर्सन से नहीं बुलाएगी। अब 94 यहाँ बात करता है प्रोसीजर एज टू लेटर। तो प्रोसीजर एज टू लेटर यहाँ पे भी आपको इतना पूरा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राफ अथॉरिटी के बारे में बात करता है, लेटर्स के बारे में बात करता है। तो ये पोस्टल अथॉरिटी है, कस्टडी। अब इसमें जो मेन पूछा जाता है वो हमारा पूछा जाता है यहाँ पे अथॉरिटी क्या क्या है। DM है, CJM है, कोर्ट ऑफ सेशन है एंड हाई कोर्ट है। तो ये 4 अथॉरिटी हैं जो कि पोस्टल अथॉरिटी को ये डायरेक्ट कर सकती हैं कि आपके अंडर में यानी आपकी कस्टडी में कोई डॉक्यूमेंट है, कोई पार्सल है, कोई थिंग है और हमें उसकी ज़रूरत है, आप प्लीज़ उसको कोर्ट ऑफ लॉ में उसको लेकर आओ। ये हो गया हमारा सेक्शन 95। ओके, अब 96, ठीक है। 96 हमारा बात करता है व्हेन सर्च वारंट में भी इशू, यानी सर्च वारंट, सर्च का मतलब ही है खोजबीन करना। तो किसी चीज़ को खोज करना, किसी चीज़ को खोजने की जो वारंट होता है वो कब इशू करा जाएगा, ये हमारा सेक्शन 96 बताता है। CRPC का सेक्शन 93 था, तो आपको याद होगा या मतलब जिसको नहीं भी पता होगा उसके लिए कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें से वही चीज़ कि इसमें से फिर से हमारा अथॉरिटी बेस पे ही क्वेश्चन आता है। तो अथॉरिटी बेस पे क्वेश्चन आता है, तो इसमें जो 2 अथॉरिटी मेन है वो हैं DM और CJM। यानी कोर्ट को ये बिलीव होगा कि कोई मतलब यहाँ पे दैट अ पर्सन होम समन
विल नॉट प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब किसी पर्सन को जिसको आपने समन किया है सेक्शन 94 में और 95 में समन किया गया है कि भाई आप इस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करिए, लेकिन वो पर्सन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, वो भी गायब ही है, वही मतलब उसी टाइप का जैसे हमने अभी तक प्रोक्लेमेशन का पढ़ा। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा, यहाँ पे जो डीएम होंगे और जो सीजीएम होंगे वो पुलिस ऑफिसर को या किसी अन्य पर्सन को यहाँ पे क्या किएंगे, इशू करेंगे सर्च वारंट कि आप जाओ इस पर्सन के यहाँ ये सर्च करो, इस प्लेस पे सर्च करो, और आपको अगर ये थिंग या ये डॉक्यूमेंट कुछ भी मिलता है तो आप उसको ले आओ। ये होता है हमारा सेक्शन 96। तो इसमें जो याद रखने वाली बात है वो यही है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें कौन अथोराइज है देने के लिए ये ऑर्डर, तो हमारा डीएम साहब यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सीजेएम यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो यहाँ पे ग्रांट करेंगे वारंट ऑफ सर्च वारंट ग्रांट करेंगे कि आप जाओ इस पर्सन को मैंने समन दिया था और ये एट द टाइम नहीं आया है, तो अब आप जाओ यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह पार्सल या थिंग जिस चीज़ का भी आपको खोज करनी है आप कहीं से भी खोजो और इसको हमारे सामने ले आओ। तो वो चीज़ें होती हैं हमारी सेक्शन 96 में। अब 97 यहाँ पे बात करता है सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी फॉल्स डॉक्यूमेंट एंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पे कोई स्टोलन प्रॉपर्टी है, कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट है, यानी वही चीज़ डॉक्यूमेंट का फॉल्स डॉक्यूमेंट का मतलब इसको जोड़ा घटाया गया हो, जिसमें कुछ मतलब एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया हो, ठीक है, एक तरफ से नकलीबाजी, वही चीज़ें कि अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं, ऐसी किसी चीज़ के यहाँ पे सस्पेंशन है या कोई सस्पेक्ट है तो उसको सर्च करने के लिए यहाँ पे कौन कौन सी अथॉरिटी होती है, तो डीएम होती है यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ये अपॉन इन्फॉर्मेशन एंड आफ्टर इंक्वायरी यहाँ पे क्या कहते हैं अथोराइज करेगी किसी भी पुलिस ऑफिसर को जिसका रैंक जो होगा वो कांस्टेबल से ऊपर होगा। तो ये चीज़ें होती हैं जो हमको याद रखनी होती हैं। ऐसे ही पूछा जाता है कि जो ऑफिसर दिया हुआ है वो कौन से रैंक का होना चाहिए सेक्शन 97 में। तो सबसे पहले तो आपको सेक्शन 97 का इंडेक्स याद होना चाहिए कि ये बात कर रहा है हमारे स्टोलन प्रॉपर्टी और फॉल्स डॉक्यूमेंट के बारे में। अब इसके अलावा हमको याद होना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन सी अथॉरिटी है जो कि ये ऑर्डर दे सकती है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है। ये चीज़ें ये जो अथॉरिटीज़ हैं ये किसी भी इंफॉर्मेशन या आफ्टर इंक्वायरी अगर इनको ऐसा सस्पेक्ट होता है कि इस जगह पे, इस प्लेस पे या इस बिल्डिंग में ऐसी कोई चीज़ें हैं जो स्टोलन प्रॉपर्टी हो सकती हैं या ये कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट हो सकता है जो कि एक बहुत बड़े बहुत बड़े एरिया में एक हार्मफुल हो सकता है पब्लिकली, तो ऐसी कंडीशन में वो पुलिस ऑफिसर को जो कि कांस्टेबल रैंक से ऊपर होंगे उनको ये डायरेक्ट करेगी कि आप जाओ इस प्लेस में इंटर करो, सर्च करो और जो भी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं यानी वही स्टोलन प्रॉपर्टी और फॉल्स डॉक्यूमेंट अगर आपको मिलती हैं तो उसका पोजीशन लो और पोजीशन लेने के बाद उसको कस्टडी में लो और कैरी बिफोर अ मजिस्ट्रेट यानी मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत करो। तो ये हो गया 94। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स कौन कौन सी होती हैं कि मतलब किसको हम मानेंगे कि यहाँ पे फॉल्स डॉक्यूमेंट है, किसको मानेंगे कि हम ये स्टोलन प्रॉपर्टी है। तो ये कुछ यहाँ पे लिस्ट बताई गई है लाइक काउंटरफिटिंग कॉइन, पीसेस ऑफ मेटल मेड हो गया, करेंसी नोट हो गया, फॉल्स डॉक्यूमेंट हो गया, फॉल्स सील हो गया, वही चीज़ें नकली नोट वगैरह हम मूवी में भी कभी कभी देखते हैं कि नकली नोट के धंधे चल रहे होते हैं या बहुत बड़े पैमाने में वहाँ पे मशीनें लगाई होती हैं जिसमें नकली नोट वहाँ पे छापे जा रहे होते हैं। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि एक नोट लेकर आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाओगे तो उस मशीन को ढूंढने के लिए या फिर आप उस पूरे मशीन को ले जाओगे, ऐसा नहीं है ना। उसको जब्त करने के लिए पुलिस ऑफिसर ही जाएगी। तो ऐसी चीज़ें जो कि स्टोलन होती हैं या जो फॉल्स डॉक्यूमेंट होती हैं उन्हीं के लिए यहाँ पे जो कोर्ट है या जो मजिस्ट्रेट है वो यहाँ पे डायरेक्ट करती है पुलिस ऑफिसर को। फिर आता है सेक्शन नंबर 98 जो बात करता है पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन फॉरफिटेड एंड टू इशू सर्च वारंट फॉर सेल। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट की ये पावर होगी डिक्लेयर करने की पावर। देखो ये सेक्शन हमारा 98 और 99 इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो डिक्लेरेशन के बाद जब आएगी कि इस पब्लिकेशन को यहाँ पे फॉरफिट करना है, ये जो डिक्लेरेशन का जो पावर होता है वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है और उस डिक्लेयर को यहाँ पे फॉरफीचर का जो पावर होता है वो हमारा हाई कोर्ट होता है। तो अगर आपको इतना सिंपल भी याद है तो आप ये क्वेश्चन कर ले जाओगे। फिलहाल इसमें यही है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं न्यूज़पेपर, बुक, डॉक्यूमेंट जो कि स्टेट के खिलाफ होती हैं या बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, तो उन चीज़ को फॉरफिट यानी फॉरफिट का मतलब यहाँ पे होता है कब्जा करना। ठीक है, आई होप कि आपको ये पहले बता देना चाहिए था। तो फॉरफिट का मतलब होता है यहाँ पे कब्जा करना।
कि मतलब न्यूज़पेपर में, बुक में, डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो कि मतलब दंगे भड़का सकता है, एक तरफ से कहने वाली बात। तो ऐसी कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये पावर होगी कि वो डिक्लेयर करे कि आप जाइए इस न्यूज़पेपर को जब्त करिए, इस बुक को जब्त करिए, ये बुक जो है पब्लिकली नहीं आनी चाहिए। तो इस चीज़ का जो है डिक्लेरेशन किसके पावर में होगा? हमारे स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होगा। अब सेक्शन 99 यहाँ पे हाई कोर्ट है सेट असाइड, यानी यहाँ पे सेटिंग असाइड की बात की जा रही है, यानी जो अभी हमने यहाँ पे फॉरफिट किया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको कब्जा किया गया है, अब भाई कब्जा करेगा तो अगले इंसान का तो भारी भरकम नुकसान होगा ना, तो वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा हमारे हाई कोर्ट के पास कि भाई ये जो फॉरफीचर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, इस चीज़ को सेट असाइड करो, यानी इसको ख़त्म करो, क्योंकि ये बुक हमारी बिल्कुल सही है, इस टाइप का। तो यहाँ पे यही पूछा जाता है कि जो फॉरफीचर होता है उसको डिक्लेयर कौन करता है? हमारा स्टेट गवर्नमेंट करता है। और अगर कोई फॉरफीट ऐसा हो गया है तो उसको सेट असाइड कौन करता है? एक तरफ से उसको खत्म करने का किसके अंदर पावर है? तो हाई कोर्ट। यानी आपको हाई कोर्ट में विद इन 2 मंथ, 2 महीने के अंदर, जब वो जो पब्लिकेशन है जब से वो जब्त किया गया है उसके 2 महीने के अंदर आपको हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन डालना होगा कि हमारी ऐसी ऐसी कंडीशन है, आप इसको सेट असाइड करिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 100 जो बात करता है सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। तो यहाँ पे उस पर्सन का सर्च करना है जो कि रॉन्गफुली जिसको कन्फाइन करके रखा गया है। तो यहाँ पे भी अथॉरिटी वही है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ये जो है किसी भी पुलिस ऑफिसर को यहाँ पे एक इशू करते हैं, सर्च वारंट इशू करते हैं कि इस पर्सन को यहाँ पे कन्फाइन करके रखा गया है, आप जाओ उसको ढूंढो और इमीडिएटली मजिस्ट्रेट के सामने लाओ। ये होता है हमारा सेक्शन नंबर 100। 101 में क्या है? अबडक्टेड फीमेल्स के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, रिस्टोरेशन के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो अबडक्टेड फीमेल्स यानी जिनको एक तरफ से किडनैप वर्ड सही नहीं होगा, अबडक्शन यहाँ पे सही होगा, यानी डिसीटफुल अगर किसी को यहाँ पे डिटेन कर लिया गया है किसी भी फीमेल को, तो उनको छुड़ाने के लिए, उनको रिस्टोर करने के लिए भी यहाँ पे जो है एक डायरेक्ट किया जाएगा पुलिस ऑफिसर को कि आप जाओ और उनको छुड़ा के लाओ। तो यहाँ पे वही है कि अनलॉफुल डिटेंशन होती है, चाहे वो वुमेन हो, चाहे फीमेल हो, चाहे चाइल्ड, मतलब जो फीमेल चाइल्ड होंगी, फॉर अनलॉफुल पर्पस। फॉर अनलॉफुल पर्पस में बहुत सारे पर्पस आ जाते हैं, ट्रैफिकिंग हो गया, प्रोस्टिट्यूशन हो गया, या उनसे जो बैगिंग वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें करवाने के लिए अगर उनको कोई एबडक्ट करता है तो ऐसी चीज़ों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास यहाँ पे क्या करते हैं? पुलिस ऑफिसर को यहाँ पे एक डायरेक्शन देते हैं कि आप इनको जाओ और इन जो महिलाएं हैं उनको छुड़वा के लाओ। ये हो गया हमारा सेक्शन 101। इसके अलावा यहाँ पे जनरल प्रोविजंस दिया हुआ है, लाइक सेक्शन 2 सर्च वारंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्सन इन सर्च टू क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च। तो 103 में ये बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे पर्सन होगा, कोई भी प्राइवेट पर्सन जिसके घर में सर्च करने का यहाँ पे ऑर्डर आया है, तो उनको ये ड्यूटी है कि वो अपने घर को सर्च करने दे। ये चीज़ें हमारे सेक्शन 130 बोलते हैं। 104 यहाँ पे बात करता है डिस्पोजल ऑफ थिंग फाउंड इन सर्च बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन। तो यहाँ पे मतलब बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन अगर कोई थिंग यहाँ पे फाउंड है तो उसको डिस्पोजल करने की बात की जा रही है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं सेक्शन नंबर 105 में जो बात करता है रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो ये एक न्यूली एडेड है, यानी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा 105। तो 105 में ये बोला जा रहा है पुलिस ऑफिसर को ये ड्यूटी दी गई है कि आप कोई भी सर्च कर रहे हो, किसी प्रकार का सीजर कर रहे हो, तो ये मेक श्योर करो कि आप उसकी पूरी वीडियो किसी मोबाइल फ़ोन में या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में उसकी पूरी वीडियो बना लो, क्योंकि वो आगे चल के वही चीज़ है कि एविडेंस के रूप में काम आ सकती है। उसके अलावा ये जो फॉरवर्ड किया, मतलब ये जो वीडियो आप बनाओगे किसी भी चीज़ का सर्च करना, सीज करने का, ये किसको फॉरवर्ड किया जाना है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को ये चीज़ें फिर डिलीवर की जाएंगी, यानी ये चीज़ें फॉरवर्ड की जाएंगी। तो ये हो गया सेक्शन 105। 106 यहाँ पे बात करता है पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को एक पावर दी हुई है कि कोई भी ऐसे प्रॉपर्टीज़ जिस पे आपको शक है कि ये स्टोलन हो सकती है या कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं जिनको कि बाहर रहना खतरनाक है, तो आप उसको सर्च कर सकते हो, उसको सीज कर सकते हो। ये सारी जो पावर्स हैं वो पुलिस ऑफिसर को यहाँ पे दी गई हैं। और 500 से नीचे हैं तो उनको सोल्ड बाई ऑक्शन कर दो। ये चीज़ें यहाँ पे वही चीज़ कि कोई खाने पीने का मामला है यहाँ पे जिसको जो कि स्पीडी नेचुरल डिके हो सकता है, यानी जिसका बहुत जल्दी जो ख़राब हो सकता है,
तो ऐसी चीज़ों को अगर वो उसका जो प्राइस है वो 500 से नीचे है तो आप उसको तुरंत सेल कर सकते हो। फिर आते हैं 107 में, जो बात करता है अटैचमेंट, फोर फीचर और रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आई होप कि आज यहीं तक। अब इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में काफ़ी जल्दी और काफ़ी छोटे मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट प्रोसीजर में मैंने आपको चीज़ें बताई। आई होप कि आपको क्लासेस मेरी अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं जल्दी क्वेश्चन मतलब जल्दी और बेरेक्ट्स जल्दी प्रोविजंस कंप्लीट करूं। नहीं तो भाई डीमोटिवेशन होता है, तो फिर यही होता है ना कि मतलब अपना ही काम करो, फिर क्या ही मतलब यहाँ आने का। तो इसलिए अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो और अगर आप चाहते हैं कि ये क्लासेस लगातार बनती रहें फॉर द वेलफेयर ऑफ यू एंड मी ऑल्सो, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर मतलब इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करने के लिए। और ऑल द बेस्ट फॉर योर जुडिशरी एग्जामिनेशन एंड बी सक्सेसफुल।